हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम HPRCA द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब HPRCA पेपर में दो तरह के एरिया को कवर करता है। एक होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक और दूसरा एरिया होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है, जो सभी को पढ़ना पड़ता है। अब देखिए, हम यहाँ पर वो एरिया कवर कर रहे हैं जो सभी को पढ़ना पड़ता है। तो उसमें हम आज कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं असिस्टेंट स्टाफ नर्स, जो हमारा 4-5 मई को हुआ था। उसकी भी कौन सी शिफ्ट है? फर्स्ट शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट है? फर्स्ट शिफ्ट, जो अभी हुआ है लेटेस्ट 2026 में। ठीक है, इसके अलावा हमने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाके उनकी पूरी की पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। अब चलिए इसको शुरू करते हैं। पेपर शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि कमीशन ने कौन कौन से एरिया को कवर किया। इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, HPGK, करंट अफेयर। कमीशन ने इतने एरिया को कवर किया। इसके अलावा अगर हम देखें साइंस में उसका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जितने भी पेपर हुए उसमें कौन सा रहा, तो वो रहा एंजाइम। जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनसे कमीशन ने भर भर के हर पेपर में एक ना एक सवाल जरूर पूछा। उसके अलावा अगर हम देखें इकोनॉमिक्स से भी उसने कभी वो ज्यादा सवाल पूछ रहा है, कभी वो कम सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा HPGK में इकोनॉमिक सर्वे और बजट उससे सवाल जरूर पूछ रहा है। करंट अफेयर वो पिछले 1 साल का पूछ रहा है। इसके अलावा इंग्लिश और रीजनिंग पे भी उसका बहुत ज्यादा ध्यान है। और हिंदी से वो 3 से 4 या 5 सवाल हर पेपर में पूछ रहा है। बाकी एरिया को वो सारे पेपर्स में एक जैसा ही रख रहा है। लेकिन ये जो एरिया है हमारे साइंस का, हमारे को डाइजेस्टिव एंजाइम से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है साइंस का, हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम पेपर्स को सॉल्व करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कमीशन का जो झुकाव है किस तरफ को है। इंग्लिश को तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हमारे पास सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें कोई अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट होगा, उसको हमने रिप्लेस करना है इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन से। हर सिस्टर अराइव्ड एट द क्राइम सीन कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। हर सिस्टर अराइव्ड एट द क्राइम सीन कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। तो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली को हमने इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के द्वारा सब्स्टिट्यूट करना है। वंस एंड फॉर ऑल, ऑफ एंड ऑन, हैंड इन ग्लोव, आउट ऑफ द ब्लू। तो अगर आप देखेंगे आउट ऑफ द ब्लू यानी एकदम से, बिना किसी वार्निंग के। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली का क्या मतलब होता है? मीन्स समथिंग हैपेंड विदाउट एनी वार्निंग। ठीक है, तो यहां पर ये है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का भी क्या मतलब होता है? रैंडमली या अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। तो ये हमारे पास, हम इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑप्शन डी से। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं। वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल का क्या मतलब होता है? परमानेंटली या कंक्लूसिवली। ठीक है, ये हो गया हमारे पास परमानेंटली या कंक्लूसिवली। ऑफ एंड ऑल, ऑफ एंड ऑन का क्या मतलब होगा? ओकेजनली। क्या होगा? ओकेजनली। हैंड इन ग्लोव का क्या मतलब होगा? मीन्स वर्किंग वेरी क्लोज टुगेदर। मीन्स वर्किंग वेरी क्लोज टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम अपना। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। शी वॉज रनिंग हमारे को फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है इधर। व्हेन दे कॉल्ड हर बैक, यहां पर आएगा सून, अपस्टेयर्स, वेरी, ग्लोइंगली। शी वॉज रनिंग डैश व्हेन दे कॉल्ड हर बैक। अगर हम देखें, अब देखिए, द सेंटेंस रिक्वायर एन एडवर्ब। क्या रिक्वायर कर रहा है सेंटेंस? एडवर्ब। ठीक है, ऑफ प्लेस और डायरेक्शन टू शो वेयर शी वॉज रनिंग। क्योंकि शी वॉज रनिंग तो हमारे को क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए, ताकि हमें पता चल सके वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये है हमारे पास रनिंग वॉज। हमारे पास पता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। तो शी वॉज रनिंग, रनिंग हमारे पास क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब को जो मॉडिफाई करे उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर शी वॉज रनिंग अपस्टेयर्स। क्या होगा हमारे पास? शी वॉज रनिंग अपस्टेयर्स। ठीक है, शी वॉज रनिंग अपस्टेयर्स व्हेन दे कॉल्ड हर बैक। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमारे को लग सकता था कि ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि हमें शी वॉज रनिंग वेरी, अगर यहाँ पर हम वेरी लगाते तो इसके साथ हमारे को एक और चीज चाहिए थी, या वेरी फास्ट या स्लो। यहाँ पर वेरी फास्ट होता है इसके साथ, तो ये वाला ऑप्शन भी होता। वेरी फास्ट या स्लो होता तो ये वाला ऑप्शन भी होता। ठीक है, अगर हम वेरी होता तो वेरी रनिंग वेरी फास्ट ऐसा हो जाना था, ऐसा होता फिर ये भी चल पड़ना था। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास द एंटोनी ऑफ जेनरस इन द सेंटेंस। अगर हम देखें, ऑल्दो टॉम वाज अनडिनाइबली एफ्लुएंट, हिज डीपली एंट्रेंस्ड parsimonious nature rendered him utterly incapable of substantial charity। अगर हम देखें, इसमें से जेनरस का हमारे पास क्या है? ऑपोजिट बताना है।
जेनरस का हमारे को अपोजिट बताना है, तो वो होगा हमारे पास पार्सामोनियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए जेनरस का हमारे पास क्या होगा अपोजिट, जेनरस मीन्स विलिंग टू गिव मनी। जेनरस क्या होगा कि विलिंग टू गिव मनी, ठीक है, उसकी क्या इच्छा है, पैसा देने की, ठीक है, हेल्प करने की, काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस फ्रीली। पार्सामोनियस क्या होता है, एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी, इसका अपोजिट है। पार्सामोनियस क्या होगा, वो पैसा खर्च करने में कोई उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है, तो मीन्स एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास जेनरस का अपोजिट पार्सामोनियस। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सब्सटेंशियल मीन्स लार्ज इन साइज, क्या होगा, लार्ज इन साइज, वैल्यू और इंपॉर्टेंस, ठीक है। एफ्लुएंट का क्या मतलब होगा हमारे पास, मीन्स वेल्दी और हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी। एफ्लुएंट का क्या मतलब होगा, वेल्दी, ठीक है, और हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी। उसके अलावा ये हमारे पास सिनोनिम्स होगा, कौन सा, एफ्लुएंट हमारे पास सिनोनिम्स होगा किसका, रिच का, रिच का होगा, नॉट एंटोनिम ऑफ जेनरस का। यहां पर हमारे को पता चल गया। एंट्रेंस्ड का क्या मतलब होता है, फर्मली एस्टेब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज, अनलाइकली टू चेंज। एंट्रेंच का क्या मतलब होगा, अनलाइकली टू चेंज। देखिए यहां से हमारे को 3-4 वर्ड मिले। जेनरस का क्या मतलब होगा, विलिंग टू गिव मनी। पार्सामोनियस का क्या मतलब होगा, अनविलिंग टू गिव मनी या स्पेंड मनी। उसके अलावा सब्सटेंशियल का क्या मतलब होगा, सब्सटेंशियल का मतलब होगा हमारे पास लार्ज इन साइज, वैल्यू या और इंपॉर्टेंस। एफ्लुएंट का क्या मतलब होगा हमारे पास, वेल्दी यानी रिच का सिनोनिम्स। उसके बाद एंट्रेंस्ड का क्या मतलब होगा, एंट्रेंस्ड का मतलब होगा अनलाइक टू चेंज, ठीक है, अनलाइकली टू चेंज। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन अगला। इससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमने देखे। देखिए यहाँ पर कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली का क्या मतलब होगा, आउट ऑफ द ब्लू। शी वॉज रनिंग अपस्टेयर, ठीक है। उसके अलावा जेनरस का क्या अपोजिट होगा, पार्सामोनियस, ठीक है। तो ये थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अंडरलाइन सेगमेंट। द कमेटी डिसमिस द प्रपोजल एज बेस्ड ऑन अजम्पशंस रेदर देन वेरिफाइड एविडेंस। अगर हम देखें, ये हमारे को एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ढूंढना है हमने इन चारों में से कि कौन सा यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल वन वर्ड के थ्रू ही इसको हमें समझा देगा। यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है, बेस्ड ऑन अजम्पशन, ठीक है, अजम्पशन के ऊपर आधारित था उनका प्रपोजल, एविडेंस के ऊपर नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, कंक्लूसिवनेस, एम्पेरिसिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, स्पेक्यूलेशन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब होता है, फॉर्मिंग अ थ्योरी। अब देखिए स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब है हमारे पास, फॉर्मिंग अ थ्योरी विदाउट एविडेंस, फॉर्मिंग अ थ्योरी विदाउट एविडेंस। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है, यहाँ पर भी यही बात की जा रही है स्पेक्यूलेशन में। अदर ऑप्शन देखिए अगर हम, कंक्लूसिवनेस, कंक्लूसिवनेस का मतलब होता है प्रूव समथिंग डेफिनेटली, प्रूव समथिंग डेफिनेटली। एम्पेरिसिज्म का मतलब होता है हमारे पास थ्योरी, थ्योरी बनाना, और थ्योरी दैट ऑल नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम, थ्योरी के लिए नॉलेज कहां से ली गई है, एविडेंस के द्वारा या फिर सेंस एक्सपीरियंस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फैक्ट रेदर देन पर्सनल फीलिंग, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। हैव यू एवर स्टूड अटॉप डैश माउंटेन पीक। अगर हम देखें सिमिलर क्वेश्चन हमारे पिछले पेपर में हमारे को देखने को मिला था, लेकिन उसमें माउंट एवरेस्ट था, उसमें किसका जिक्र किया गया था, माउंट एवरेस्ट का। और अगर उसमें हमने आर्टिकल लगाया था तो वहां लगाया था द, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा, द, एंड, नो आर्टिकल नीडेड या ए। तो देखिए यहाँ पर लगेगा ऑप्शन डी। कौन सा लगेगा हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वो क्यों लगेगा, क्योंकि हमें यूज इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना पड़ेगा ए, ठीक है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड व्हाइल रेफरिंग टू देम जनरली। अब देखिए माउंटेन जो पीक है हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा जो सेंटेंस है, रेफर टू एनी जनरल माउंटेन पीक, किसी भी माउंटेन पीक की बात कर रहा है, स्पेसिफिक माउंटेन पीक की बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लगेगा ए। तो देखिए स्पेक्यूलेशन एंड ऑप्शन डी इज ए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना रीजनिंग पे, चलते हैं अपने रीजनिंग पे। बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus form a cluster. Which is the one that does not belong to that group? The odd one out is not based on the number of consonant vowel on their position in the letter cluster. अब देखिए यहाँ पर पहले क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पर जो भी आप ढूंढेंगे उसमें ये वाली चीज को आप नहीं ढूंढेंगे, ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पर नहीं यूज की गई है। क्या, अलग वाला विकल्प व्यंजन या स्वर की संख्या या अक्षर समूह में उनके स्थान पर आधारित नहीं है, ये बता दिया गया है। उसके अलावा हमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको,
चार में से 3 ऑप्शन एक पैटर्न फॉलो करते हैं, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, और एक ऑप्शन है जो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो हमें वो वाला पैटर्न ढूंढना है। तो एक बार हम सभी को देख लेते हैं। तो देखिए कि हमने यहाँ पर अल्फाबेट लिख लिए। अब इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो पैटर्न फॉलो होगा, तो सबसे पहले हम उसी को ही देखेंगे। अब देखिए ये हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद इनके नंबर्स लिख लेते हैं कि कौन सा किस नंबर पे बैठा है। अगर हम देखें एच का क्या नंबर है 8, एफ का क्या नंबर है 6, जी का क्या नंबर है 7 और वाई का क्या नंबर है 25। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है -2, यहाँ पर +1 और यहाँ पर कितना हो रहा है +18। ठीक है, यहाँ पर ये फॉलो हुआ। अगले वाले में देख लेते हैं एन का क्या नंबर है। एन का नंबर है हमारे पास 14, एल का क्या नंबर है 12, एच का क्या नंबर है 8, ई का क्या नंबर है 5। अगर हम देखिए इसमें कितना माइनस हुआ -2, बैकवर्ड जा रहा है ना ये -2, ये भी बैकवर्ड जा रहा है। ये कहाँ पहुंचा, इसमें हुआ हमारे पास -4 और ये भी बैकवर्ड ही जा रहा है -3। तो यहाँ पर हुआ -2, -4, -3। यहाँ पर तो -2 हो रहा है, ये तो इसमें कॉमन है लेकिन बाकी नहीं है, इसलिए हमारे को अगला देखना पड़ेगा। यहाँ पर है जी कौन से नंबर पे है 7 पे, ई कौन से नंबर पे है 5 पे, तो यहाँ पर -2, ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं ए है हमारे पास 1 पे, तो यहाँ -4, ये वाला और ये वाला हमारा फॉलो हो गया। एक्स है हमारे पास कितने पे 24 पे, एक्स है हमारे पास कितने पे 24 पे। अब देखिए ए से गए हम एक्स पे, तो 1 2 3, तो यानी -3, ये हो गया हमारे पास। यानी ये वाला और ये वाला पैटर्न इसमें तो फॉलो हो रहा है, इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। यहीं से हमारे को आंसर मिल गया है ये वाला। लेकिन एक बार हम आंसर ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास 5 पे, ये है हमारे पास 3 पे, तो -2। उसके बाद सी है हमारे पास 3 पे, वाई है हमारे पास 25 पे, तो 1 2 3 4, तो -4 हो गया हमारे पास -4। और उसके बाद वाई से गए वी पे, वाई से गए हम वी पे, तो कितने बैकवर्ड गए 1 2 3 बैकवर्ड गए। तो ये हमारे तीनों में फॉलो हो रहा है कौन सा पैटर्न। हम पहले जाएंगे 2 पोजीशन बैकवर्ड, उसके बाद जाएंगे 4 पोजीशन बैकवर्ड, उसके बाद जाएंगे -3 पोजीशन बैकवर्ड जाना है हमारे को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इन तीनों की तरह नहीं है, ऑप्शन ए इज द हमारा राइट आंसर। अलग पूछा था तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना GHIJK और LA कहाँ बैठे हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, फेसिंग द सेंटर को फेस करें तो एक सर्कुलर टेबल बना देते हैं। ये हमारे पास टेबल का सेंटर, ये हमारे पास टेबल का सेंटर है, तो सभी के सभी देखिए ये हमारे पास टेबल का सेंटर है, सभी के सभी इस तरफ को फेस करके बैठे हैं। ठीक है, सभी के सभी इस तरफ को फेस करके बैठे हैं, तो इस तरफ को फेस करके जो बैठेंगे उनका ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। ठीक है, इस तरफ को फेस करके बैठे हैं, ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट। ठीक है, इस तरफ को फेस करके अगर हम बैठे हैं तो ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे। आई कहाँ बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ जे, इमीडिएट राइट ऑफ जे। तो अगर हम जे को यहाँ बिठा देते हैं, इसका इमीडिएट राइट, तो यहाँ आई बिठा देते हैं। ठीक है, एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। नेक्स्ट पढ़ते हैं के सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, के सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल। देखिए कितनी पोजीशन थी ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पोजीशन है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 पोजीशन यहाँ हो जाएगी, 4 5 और ये 6, ये पूरी की पूरी 6 पोजीशन होगी। 2 पहले ही बैठ चुके हैं, अब बैठेंगे जो बैठेंगे बाकी। एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एच 6 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। जो एच है वो कहाँ बैठा है, एल के सेकंड लेफ्ट तरफ से, एल के सेकंड लेफ्ट तरफ से। अब देखिए अगर हम यहाँ बिठाते हैं अपना इसको S6 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L, तो यहाँ अगर हम बिठाएं अपने इसको L को, तो H कहाँ बैठेगा, इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे, तो इसके लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे 1 2, तो यहाँ बैठ जाएगा हमारा H, यहाँ L। ठीक है, अब उसके बाद K सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ L, K सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ L, तो यहाँ पर हमारा K बैठ गया। अब कौन बचा, अब बचा हमारा G, तो हमने G यहाँ बिठा दिया। आई के बाएं दूसरी ओर कौन बैठा है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट ऑफ आई, आई का लेफ्ट कौन है इस तरफ को, तो इस तरफ को कहाँ पूछा गया है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, सेकंड पूछा गया है 1 2, तो के बैठा है, कौन बैठा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, के बैठा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हमने टेबल बनाया, उनके पहले देख लिया कि उनका लेफ्ट राइट कौन सा, उसके बाद उन्हें बिठा दिया और फिर हम अपने आंसर तक पहुंच गए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ ले और इसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जाए, बाएं ये है हमारा, दाएं ये है हमारा, और ये है हमारे पास जो हमारे पास अल्फाबेट दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं। ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद एक स्वर हो। अब देखिए
हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर each of which is immediately preceded by consonant and also followed by vowel। तो यहाँ क्या बोला गया है, कितने ऐसे वॉवल हैं, ठीक है, जो पहले कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में क्या हो, वॉवल हो। तो वॉवल लिख लेते हैं हम अपने। वॉवल कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हो गए हमारे 5 वॉवल। अब इन्हें देखना है हमारे को। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आई। आई से पहले क्या है, ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवल है, तो हो गया हमारे पास आई। उसके बाद यू देखते हैं हम अपना, यू से पहले वॉवल है बाद में कॉन्सोनेंट है, ये नहीं चलेगा। उसके बाद आया हमारे पास, हमें अपना वॉवल ढूंढने हैं। वॉवल को अगर हम देखें ओ अगर हम देखें तो अब देखिए ओ से पहले क्या है हमारे पास, एक कॉन्सोनेंट है और इसके बाद एक वॉवल है, तो ये हो गया ओ। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अपना ए ई आई, ये ई देख लेते हैं। ई से पहले क्या है हमारे पास, ये ओ है, वॉवल है, तो ये नहीं होगा हमारे पास। ए ई आई ओ यू, अब ई रहा, इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके बाद क्या है, वॉवल है, तो ये हो गया हमारे पास ई आई ओ ई। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 3। कितना आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसमें 3 आ रहा है। ऐसे कितने स्वर हैं, कितने ऐसे स्वर, 3। ऐसे वॉवल्स कितने हैं, 3 हैं ऐसे वॉवल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा ही है ये, ठीक है। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर, पिछले में वॉवल पूछा गया था, इसमें कॉन्सोनेंट पूछा गया है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय वॉवल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवल। तो कॉन्सोनेंट वॉवल इसके आगे और इसके पीछे भी वॉवल। तो वॉवल क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें कॉन्सोनेंट ढूंढने हैं। जे से पहले कुछ नहीं है। क्यू से पहले भी कॉन्सोनेंट है, बाद में हमारा वॉवल है, तो ये नहीं चलेगा। देन आता है हमारे पास एन से पहले तो वॉवल है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट है, ये भी नहीं होगा। फिर आया एच से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, बाद में वॉवल है, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें अपना आर एक ऐसा वर्ड है, आर के देखिए यहाँ पर यू है, यहाँ पर ए है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी, लेकिन यहाँ पर तो वॉवल था, यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो गया। नेक्स्ट आया हमारे पास एम, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर आता है के से इस तरफ को तो वॉवल है लेकिन इस तरफ कॉन्सोनेंट है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास वी के दोनों तरफ को नहीं है, जी के भी दोनों तरफ को नहीं है, टी के भी दोनों तरफ को नहीं है, जेड के भी दोनों तरफ को नहीं है, एक्स के भी दोनों तरफ को नहीं है और एफ के भी दोनों तरफ को नहीं है। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ ऐसा ऑप्शन है 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली 1, यू आर ए। तो आर है हमारे पास कॉन्सोनेंट जिसके इस तरफ को भी वॉवल है और इस तरफ को भी वॉवल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन पे। इन सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, ये हमारे पास रीजनिंग का आया रिलेशन से। इन सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, अब देखिए बोला गया है ए प्लस बी मीन्स, प्लस का क्या मतलब है, मदर, ठीक है, प्लस का क्या मतलब है, मदर। यहाँ पर भी देखना है कि ए आगे लगा है, ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। माइनस मीन्स ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई मीन्स वाइफ, परसेंटेज मीन्स फादर, साइन मीन्स डॉटर, ये वाला साइन का क्या मतलब है, डॉटर, ठीक है। अब हमारे को क्वेश्चन का जवाब देना है, हाउ इज टी जेड रिलेटेड टू एनी इफ टी जेड हैश ई बी, टी जेड हैश ई बी। तो देखिए टी जेड हैश ई बी, तो हैश का क्या मतलब है, डॉटर। टी जेड इज द डॉटर ऑफ ई बी, टी जेड इज द डॉटर ऑफ ई बी, टी जेड इज द डॉटर ऑफ ई बी, डॉटर है ये। नेक्स्ट ई बी परसेंटेज एम टी, ई बी इज द फादर ऑफ एम टी, ई बी इज द फादर ऑफ, ई बी कौन है, फादर है किसके, एम टी के, तो यानी यहाँ पर फादर, ये पता चल गया हमारे को क्या है, ये मेल है। नेक्स्ट एम टी हैश एल वी, एम टी इज द डॉटर ऑफ एल वी, एम टी इज द डॉटर ऑफ एल वी, एम टी क्या है, डॉटर है एल वी की, यानी ये दोनों कपल हो गए, ठीक है। एम टी इज द डॉटर ऑफ एल वी, तो ये भी क्या है, डॉटर है। आ गया एल वी हैश एन ई, एल वी हैश एन ई, तो एन ई हैश का क्या मतलब है हमारे पास, डॉटर। एल वी इज द डॉटर ऑफ एन ई, एल वी क्या है, डॉटर है किसकी, एन ई की, एल वी है डॉटर किसकी, एन ई की। अब क्या पूछा गया है, हाउ टी जेड रिलेटेड टू एन ई, टी जेड कैसे रिलेट कर रहा है एन ई से, तो कैसे रिलेट कर रहा है टी जेड एन ई से, तो देखिए डॉटर की डॉटर, डॉटर्स डॉटर, बेटी की बेटी है, क्या है ये, बेटी की बेटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेटी की बेटी, डॉटर्स डॉटर, बेटी की बेटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चले हम अपनी हिंदी पे। उत्तराखंड में मंत्री जी का निवास स्थल वैभव और विलास से परिपूर्ण था, उत्तराखंड में वैभव और विलास से मंत्री जी का निवास स्थल परिपूर्ण था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
इसमें त्रुटि है। नब्ज पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? बस में होना, स्वभाव जानना, जल्दी मरने वाला, घबरा जाना। तो नब्ज पहचानने का अगला आता है हमारे पास नब्ज पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? बस में होना, स्वभाव जानना, जल्दी मरने वाला, घबरा जाना। तो नब्ज पहचानने का मतलब है स्वभाव जानना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काट का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा? विपत्ति में पड़ना, सुनने के लिए प्रस्तुत होना, अपमानजनक बात सुनकर सन रह जाना, महामूर्ख होना। काट का उल्लू, तो इसका क्या मतलब होगा हमारे पास? काट का उल्लू का होगा हमारे पास महामूर्ख होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए, वैभव और विलास से, स्वभाव जानना, महामूर्ख होना। नेक्स्ट आता है हमारे पास निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। दीवार में डैश गार्ड देने की आवश्यकता है। एक वस्तु, एक रस, एक कील, एक पंख। तो दीवार में कील गार्ड देने की आवश्यकता है। वह खाना रिक्त स्थान की पूर्ति उचित क्रिया से करें। वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही हो, वह खाना खाना चाहिए, वह खाना खा रही है। तो वह खाना खा रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक कील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपना साइंस का। आता है हमारे पास साइंस का आल्सो नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस? क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, स्टैटिक्स मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। अगर हम देखें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें क्या किया जाता है हमारे पास? मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक यानी जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ, उन्हें हम पढ़ते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। ठीक है, और इसमें किसका यूज किया जाता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम इस नाम से भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें बाकी जो मैकेनिक्स है हमारे पास, रिलेटिविस्टिक जो मैकेनिक्स है हमारे पास, वो किससे डील करती है? डील्स विद ऑब्जेक्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ लाइट, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट से। उसका स्टैटिक्स जो मैकेनिक्स है वो किससे डील करती है? रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स। क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, डील विद बिहेवियर ऑफ मैटर एंड लाइट ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर का कौन सा एग्जांपल है? ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, टाइफाइड, हेमोफीलिया। तो अगर हम देखें इसमें होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है हमारे पास, जिसमें क्या हो जाती है? बॉडी एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट वो इंपेयर हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, ये क्या है हमारे पास? दीज आर इन्फेक्शंस डिजीज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल पैथोजन। ठीक है, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स के द्वारा होते हैं, जेनेटिक ये म्यूटेशन के द्वारा नहीं होते। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए, इसका था हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स और इसका था हेमोफीलिया। नेक्स्ट आया हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम देखें अभी सारे के सारे जितने भी पेपर हुए साइंस का, जितने भी पेपर हमने पढ़े और साइंस का अगर हम सेक्शन उठा के देखें तो उसमें ये वाला क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन या यूं कहे हम, ये जो एंजाइम वाला क्वेश्चन है देखने को मिला ही मिला है। यहाँ पर पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो वो है हमारा अमाइलेज। कौन करता है? हमारा अमाइलेज। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रेटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। ठीक है, पेप्सिन का अगर हम देखिए, पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को स्टमक में। ट्राइप्सिन क्या करता है हमारे पास? ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को स्मॉल इंटेस्टाइन में। लाइपेज क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबके अपने अपने काम हैं और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन द टर्म पीएच यूज टू एक्सप्रेस द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, व्हाट डज द लेटर पी डिनोट? अगर हम देखेंगे इसमें, अगर हमने अपनी जो एनसीईआरटी पढ़ी होगी 10th की, तो उसमें लिखा है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी लिख रखा है उसमें, तो हम ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो मतलब पूछा गया है, जो कमीशन ने आंसर दिया है वो दिया है नेगेटिव लैगोरिथम। ठीक है, तो उसने कमीशन ने एक लेवल थोड़ा अप कर दिया इस क्वेश्चन में, या यूं कहें कि बेसिक, बिल्कुल बेसिक पूछ लिया गया है इस पेपर में कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए, जो नेगेटिव लॉगरिथम है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है पीएच की। पीएच इज कैलकुलेटेड कैसे किया जाता है हमारे पास? पीएच इज कैलकुलेटेड एज हिस्टोरिकल, अगर हम ओरिजिन देखें, पी स्टैंड फॉर द जर्मन पोटेंट, और फ्रेंच अगर हम देखें लैंग्वेज में तो होता है हमारे पास पावर या पोटेंशियल। ठीक है, पावर या पोटेंशियल होता है हमारे पास।
अगर हम ऑपरेशनल मीनिंग देखेंगे केमिस्ट्री में, ऑपरेशन जो पी स्ट्रिक्टली रिप्रेजेंट द नेगेटिव लॉगरिथम, तो होगा हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी हम पढ़ते हैं, या फिर हम कभी कभी पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा इस ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हमारा होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास अब अगला ये हमने ये वाला जो एरिया है ये हमने अपने पिछले लेक्चर में भी कंप्लीट किया था, क्योंकि इस एरिया से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है साइंस से। देखिए एंजाइम के नाम यहाँ लिखे गए हैं, उसके अलावा कि ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं और ये कहाँ को रिलीज किए जाते हैं और इनका रोल क्या है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखें तो किसके द्वारा किया जाता है, स्लाइवरी अमाइलेज द्वारा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज द्वारा, माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज द्वारा। स्लाइवरी अमाइलेज से ही पता चल रहा है कि स्लाइवरी ग्लैंड्स में द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं या वहां प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा ये रिलीज कहाँ होते हैं, माउथ में, और ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च का इनटू डाइसैकेराइड्स। उसके अलावा पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये प्रोड्यूस होते हैं पैनक्रियाज में, साइट ऑफ रिलीज क्या है इनकी, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च का, कंटिन्यू करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च का। माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस इन, साइट ऑफ रिलीज स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डाइसैकेराइड्स का इनटू मोनोसैकेराइड्स। प्रोटीन का डाइजेशन देखें, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइड्स, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, पैनक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, ट्रिप्सिन पैनक्रियाज में, पेप्टाइड्स ये होते हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये साइट ऑफ रिलीज स्टमक, पेप्सिन स्टमक में, ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेप्टाइड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ये क्या करते हैं तीनों, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फैट का डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज, पैनक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। तो अगर हम देखें लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, और ये दोनों क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ हमारे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। पेप्सिन क्या करते हैं हमारे पास, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। लाइपेज क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। अमाइलेज क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलते हैं, which of the following interests does the state seek to promote under Article 46 of the Indian Constitution? ठीक है, राजनीतिक और सांस्कृतिक, कानूनी और प्रशासनिक, शैक्षणिक और आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक। इसको हम क्या कर सकता है, अनुच्छेद 46 के तहत राज्य किन हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो हमें ये बताना है इन चारों में से क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शैक्षणिक एंड आर्थिक, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स, अंडर आर्टिकल 46, ठीक है। और 46 हमारा किसके तहत, किस भाग में पड़ता है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को तुरंत शुरू करने का कारण क्या था। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। नए एनफील्ड राइफल कारतूसों का परिचय, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे गाय और सुअर की चर्बी से चिकनाई किए गए थे। बंगाल सेना में भारतीय सिपाही को दी गई भत्तों और सुविधाओं में कमी। ब्रिटिश की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत अवध का अधिग्रहण। उत्तर भारत के किसानों पर लगाए गए भारी भू राजस्व मूल्यांकन। तो ये होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब हम 1857 का रिवोल्ट पूरा का पूरा पढ़ते हैं तो हम इस बात को बड़ी गहराई से पढ़ते हैं और सबसे पहले भी लिखा होता है इस बात का। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स का, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू रेफर द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम देखें जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो है डेमोग्राफी। क्या है हमारे पास, वो डेमोग्राफी। तो अभी क्योंकि हमारे सेंसस भी चले हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेंसस से ऐसे क्वेश्चन भी हमने देखने को मिले हैं हमारे को अभी पीवाईक्यू में। व्हाट डू बैंक डू विद द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव फ्रॉम द पब्लिक। क्या करता है बैंक, जो उसे पब्लिक से डिपॉजिट मिलता है उसका। पे सैलरी टू देयर स्टाफ, एक्सटेंड लोन्स, कीप इट एज कैश इन देयर वॉलेट्स, इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो क्या करता है हमारा बैंक, वो करता है एक्सटेंडेड लोन्स। क्या करता है, एक्सटेंड लोन। तो ये हो गया हमारा डेमोग्राफी, ये हो गया एक्सटेंड लोन्स। नेक्स्ट आता है, व्हाई डज द कॉन्टेस्ट कॉशन अगेंस्ट कॉलिंग एवरी गवर्नमेंट विद इलेक्शन और डेमोक्रेसी। हर सरकार को जिसमें चुनाव होते हैं लोकतंत्र कहने से बचने की चेतावनी क्यों देता है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासकों के बारे में है, क्योंकि सभी सरकारें खुद को लोकतंत्र कहना चाहती है, क्योंकि सभी चुनाव वास्तव में लोकतांत्रिक या निष्पक्ष नहीं होते, क्योंकि चुनाव हमेशा मनमाने ढंग से होते हैं। तो देखिए इसमें से बोला गया है कि हर सरकार को जिसमें चुनाव होते हैं लोकतंत्र कहने से बचने की चेतावनी क्यों देता है, तो उसमें क्योंकि सभी चुनाव वास्तव में लोकतांत्रिक या निष्पक्ष नहीं होते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भिलाई स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री और यूनियन ऑफ नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है। तो देखिए भिलाई स्टील प्लांट्स, जो हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं उसमें
हमारे को एक प्लान में ये पढ़ना पड़ता है, भिलाई स्टील प्लांट्स, तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन डी यूएसएसआर, यानी आज का रशिया। विच टू टाइप ऑफ गुड्स डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन इंडियन टेक्सटाइल बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री? कौन कौन से थे? तो वो थे हमारे पास, अगर हम पढ़े इन ऑप्शन को पहले, सिंथेटिक फाइबर और सिल्क, सिल्क और कॉटन, लिनन और वूल, जूट एंड वूल। तो ये होगा हमारे पास इसका ऑप्शन सिल्क, ऑप्शन बी सिल्क एंड कॉटन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिल्क एंड कॉटन। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का राज्य बनने के समय राज्यपाल कौन थे? तो वो थे हमारे एक्स चक्रवर्ती, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन थे वो? हमारे एक्स चक्रवर्ती। एज पर द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, व्हाट वाज द पर कैपिटल इनकम एट करंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश? तो क्या थी हमारे पास, क्या बोला गया है? पर कैपिटल इनकम, तो वो थी हमारे पास 2,57,212 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अंडर द हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1975, विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट? तो क्या डिक्लेयर की गई है? हिंदी, पहाड़ी, उर्दू, संस्कृत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा हमारे पास? हिंदी। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दत्तसरापचू संरक्षण रिजर्व, जिसे 2025 में भारत का सबसे बड़ा रिजर्व घोषित कर दिया गया था, हिमाचल प्रदेश की किस विशेष घाटी में स्थित है? ये बताना हमने कि वो है कहां पर। तो वो है हमारा ऑप्शन ए स्पीति घाटी में। कहां पर है हमारे पास वो? स्पीति घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अब अगला, देखिए हिंदी और स्पीति घाटी। हिमाचल प्रदेश में कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का स्वामित्व और संचालन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है या करती है? तो वो है हमारे पास नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन है हमारे पास? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे से है या करंट अफेयर से है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि कंपनी ने विड्रॉल कर लिया या कंपनी छोड़ के चली गई। इकोनॉमिक सर्वे या बजट में भी हमारे मेंशन होते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उसको कौन सी कंपनी संचालित कर रही है, तो वहीं से ये क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करंट अफेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत सरकार के समर्थन से मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करता है? तो वो है हमारे पास द अक्षय पात्रा फाउंडेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द अक्षय पात्रा फाउंडेशन। ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे 2026, विच अवार्ड वॉज कॉन्फर्ड एज एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला? तो वो दिया गया था हमारे पास, कौन सा दिया गया था उन्हें? अशोक चक्र। कौन सा दिया गया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अशोक चक्र। तो देखिए द अक्षय पात्र फाउंडेशन, अशोक चक्र, किन्हें मिला था? शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट आता है, विच कंट्री विल होस्ट द COP31 समिट इन 2026? तो वो कौन कर रहा है? कंट्री कौन सी कंट्री है जो होस्ट करी हमारे पास COP31? तो वो करिए तुर्की। कौन करिए? तुर्की है। अब तुर्की ने नाम भी चेंज कर दिया है, तुर्की है। इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज रिलीज 38.36 करोड़ टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट इन नवंबर 2025? भारत के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में एक प्रमुख वृद्धि के रूप में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने नवंबर 2025 में किस राज्य के वन विभाग को 38.36 करोड़ रुपए जारी किए? तो वो किए थे हमारे आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। किसको किए? आंध्र प्रदेश, एपी को किए, आंध्र प्रदेश को किए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, 2025 में घोषणा की गई कि भारत की पहली क्वांटम वैली टेक पार्क किस शहर में बन रही है? अनाउंस्ड इन 2025, इंडिया फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क इज बिल्ड इन विच सिटी? इस सिटी में बन रही है हमारा पहला टेक पार्क? वो बन रहा है हमारा अमरावती में। ठीक है, अमरावती इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य अनुसंधान क्षमता और मानव संसाधन विकास को मजबूत करना है। इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारे को बताना है कि कौन इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो अगर हम देखें ICMR है, UGC है, CSIR है, NCERT है। तो कौन है हमारे पास? तो वो है हमारे पास CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। नेक्स्ट आता है स्टैटिक जीके से, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 1973 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ये वाले क्वेश्चन थे जो आज के पेपर में आए थे। तो आज के लेक्चर इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।